कहाँ, इसके थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ लोग इसको पोटेंशियल में भी कराते हैं इसको, पर अभी हम अगर डाइपोल पढ़ रहे हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी ना चैप्टर, तो अभी हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मुझे यहाँ पे डेरिवेशन कराने की आई थिंक नीड नहीं है ना। मैं कुछ फॉर्मुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ नॉर्मली। बेटा डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने कहा था फील्ड इज नॉट अ वेक्टर, फील्ड इज अ स्केलर। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होती है? वेक्टर। तो जो डाइपोल है वो एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल गैप, है ना? कह सकते हैं ना? तो अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, शॉर्ट में लिखिए अपोजिट चार्जेस। डन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन बाय पी वेक्टर। अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है, माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। अब लोग कुछ इसको ऐसा बनाते हैं, पर आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको क्या करना है? हमेशा से इसको ऐसे बनाना है, मतलब विद द वेक्टर साइन, ताकि आपको ये लगे कि माइनस से प्लस इसकी डायरेक्शन होती है, पी वेक्टर। क्लियर है बात? तो कभी भी नॉर्मल लाइन ना बना के हम लोग इसमें एरो साथ में बनाएंगे। तो ये पी वेक्टर है, इसका गैप कितना है? 2a। क्या दिस 2a कैन बी आर, दिस 2a कैन बी एल, जो आपको देखने को मिलेगा, है ना? सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है गिवन बाय दिस p वेक्टर इज q। किसी भी एक को उठाओ विदाउट एनी साइन, दोनों इक्वल है, अपोजिट साइन है, साइन नहीं लेना, q इंटू 2a। 2a इज अ वेक्टर, दैट्स वाई p इज अ वेक्टर। तो p इक्वल्स टू q इंटू 2a, दिस इज p इक्वल्स टू q इंटू 2a। ये इन टर्म्स ऑफ स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। तो स्केलर फॉर्म में ऐसा दिखाते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिखाते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये तो वेक्टर है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या बनेगा? कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, दिस वन। बस। देन आफ्टर यहां पे लिख लेना सम इंपोर्टेंट पोजिशंस, वो आपको पता ही है, इंपोर्टेंट पोजिशंस। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आई थिंक आपको याद है। सारा का सारा टॉपिक ये वाला विल बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन, इससे निकलेगा। अब देखो पहला क्या पढ़ते हैं? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, इस एक्सियल पोजीशन में माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी कितनी है? 2a। सारी की सारी दूरी विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। सारी दूरी कहां से मापी जाती है? अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी एक्सियल लाइन ये है, एक्सियल मतलब इसी लाइन में आगे, तो ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे मुझे ई चाहिए, दिस वन। तो मैं क्या करूंगा? इसकी दूरी यहां से देखूंगा, दिस वन। एंड जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऑब्वियसली आप पहले इसकी वजह से देखोगे, फिर इसकी वजह से देखोगे। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ। तो एक की इधर एक की उधर, ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा, और तब जाके आंसर आएगा। और इसका जो आंसर है क्या आता था? वो इधर आता था, इधर ई वेक्टर क्या आता है? 2kp बाय आर क्यूब, दैट इज जनरल फॉर्मूला। ई वेक्टर 2kp बाय आर क्यूब, मैंने ये लिखा। डायरेक्शन किधर आई? आई कैप बोल सकते हो। अगर डाइपोल ऐसे रखा हो तो जे कैप हो गया। लेकिन अगर आप इसको नाम दे दो ए और बी, तो आप इसको लिख सकते हो अलोंग ए बी, अलोंग ए बी वेक्टर, अलोंग पी वेक्टर, उधर ही आ जाएगी। जब इधर पी है उधर ही ई आता है इसका, 2kp बाय आर क्यूब मेंशन करो इसको। उसके बाद सेकंड कौन होता है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में देखो, दिमाग में डेरिवेशन करो। यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू
क्या सारी दूरी कहां से मापी जाती है? सेंटर से। तो आर की दूरी ये मान ली। अब पी पॉइंट यहां है, आपको पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगी। ऑब्वियसली आप इनके कंपोनेंट्स तोड़ोगे तो इधर कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। आपको पता है टॉपिक क्वेश्चन करने के लिए इतनी इमेजिनेशन मोर देन इनफ है। जो इसका फॉर्मूला आया है उसके प्रोसीजर में आपको पता है, एक बार इसकी वजह से आपको पता है ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये ए है, ये ए है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी, है ना? तो वो आप कर सकते हो। और जहां पे थीटा आ जाए, ये थीटा है, ये थीटा है, जहां थीटा आ जाए आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है। मतलब एक जैसी सी चीजें यूनिफॉर्म है। अब यहां क्या आएगा? 2e। अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इसका कंपोनेंट किधर टूटा? ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, तो 2e साइन थीटा, दो जुड़ रहे हैं। आंसर कितना आया था? इक्वेटोरियल के पी बाय आर क्यू। सही है बाय। अब के पी बाय आर क्यू, अच्छा किधर आई? अगर मैं इसको ए मानू, इसको बी मानू, तो अलोंग बी ए बी पी है, बी ए उल्टा है, तो अलोंग बी ए, अलोंग बी आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए? उसके बाद आओ थर्ड, क्या जनरल पॉइंट होता है? जनरल पॉइंट में ध्यान से सुनना एक बार, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसमें थोड़ी इमेजिनेशन आपको बस यही चाहिए जिसने पहले नहीं कर रखा। ये देखो बेटा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पी वेक्टर। अब अगर मैं पॉइंट कहीं यहां ले लू, ना तो ये इक्वेटोरियल ना ये एक्सियल, हमने क्या किया? सेंटर से दूरी मानी, कितनी? आर। क्या मैंने कहा था आदत बना लो ये वेक्टर बनाने की? क्या ये पी वेक्टर है? यस। तो यहाँ पे पी वेक्टर और दिस इज आर वेक्टर, दे आर मेकिंग एंगल थीटा नाउ। यहाँ पे थीटा कितना था? 90। यहाँ थीटा कितना था? 0। अब ये जो थीटा है आपको क्या करना है? इस पी वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ना है। एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, इसका नाम क्या है? पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमने दो डाइपोल और बना लिए, एक ये वाला और एक ये वाला? डाइपोल मोमेंट के टुकड़े डाइपोल मोमेंट ही होंगे ना, तो ये डाइपोल है। बोलो ये वाला डाइपोल ऐसे है ना, तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट इज एक्सियल, और इस वाले डाइपोल के लिए वाला पॉइंट इज, वी विल अप्लाई दीज फॉर्मूले। तो यानी कि ये वाला जो पी पॉइंट है यहां लिख सकता हूं मैं शॉर्ट में, और पी कॉस थीटा, पी इज एक्सियल। एम आई राइट? तो इसकी ई क्या होगी? के पी कॉस थीटा बाय आर क्यू। सही है? यहां अगर मैं पी साइन थीटा के लिए, क्या पी साइन थीटा के लिए देखूं तो क्या आएगी? टू टू, ये क्या आएगा? के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। देखो इसमें पी की जगह क्या भर दिया मैंने? पी साइन थीटा। इसमें पी की जगह क्या भरा? कॉस थीटा। ये बन गया। अब उन डायरेक्शन को ध्यान दो एक बार, क्या एक्सियल लाइन में तो आंसर पक्का इधर ही आता है, और इस वाले में अपोजिट आता है। अगर पी इधर है तो ई इधर आएगा, तो इसका दूसरे का आंसर किधर हो गया? इधर हो गया। सही है बात? तो अगर मान लो मैं इसको E1 मान लू, इसको E2 मान लेता हूं, इसका मतलब कौन? ये E2 है ना, और ये कौन है? E1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो बीच में आएगा, तो इधर आएगा। कोई प्रॉब्लम? क्या तुम ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल सकते हो ना? कैसे? ये देखो मैं अलग से बनाता हूं इसको। मेरे पास ये E1 है, और इधर कौन थी? E2 वेक्टर। क्या इधर आया आंसर? मैं मान लो ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं या ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं, जिधर एंगल उधर ट्रायंगल, तो एंगल इधर तो ट्रायंगल इधर बनाओ। इधर कौन शिफ्ट हो गया? ये वाला शिफ्ट हो गया, E2 शिफ्ट हो गया। तो यहां से मैं टेन थीटा निकाल लूंगा। क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू, सोच के बोलना, वेट, हम इसको थीटा ना मान के फाइव मान ले, अगर फाइव मान लेते क्योंकि थीटा यहां मान लिया, तो टेन थीटा, टेन फाइव कितना आएगा? E2 बाय E1। बोलो E2 इज व्हाट? केपी साइन थीटा बाय
केपी कॉस थीटा बाय, क्या साइन बाय कोस टेन बन गया, ये टू नीचे आ गया, तो क्या ये 1/2 टेन थीटा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो इसका मतलब जो टेन फाई है, क्या वो हाफ टेंजेंट थीटा होता है। अगर आपको दे दे कि वो पॉइंट इस डाइपोल से इतना एंगल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी आ गई, अभी वेट, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दोनों 90 डिग्री पे है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको मेथोडोलॉजी समझ में आई। जब आपको स्टेप्स पता होते हैं कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे जैसे ये रहा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार आर क्यूब था कि आर स्क्वायर था। अभी तो इतने पक चुके हो नहीं होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग में होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोल्व करोगे तो केपी बाय आर क्यूब कॉमन आएगा, और यहाँ पे अंदर √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाए, करके देख लो। 2 कॉस थीटा कितना बन गया, उसका स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, उस 4 में से एक कोस इसको दे दिया, वो 1 बन गया, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 केपी बाय आर क्यूब। एंड नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दीज टू। पुट थीटा 0, क्या बन जाएगा, एक्सियल। पुट थीटा 90, इक्विटोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दैट इज द जनरल पॉइंट, है ना। तो यहां पे हम थीटा 0 तो एक्सियल बनेगा, और थीटा 90 पे क्या बनेगा, इक्वेटोरियल बनेगा। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये वाली, जल्दी उतारिए। कौन सा बड़ा फॉर्मूला, कोई याद, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 2a था, इसका ये 2a क्यों लेते हैं, ताकि आधा a हो जाए। एल लोगे तो L/2 हो जाए, वही कह रहे हो आप। हाँ, वो लिख लेते हैं हम लोग, जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे बैठ के आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो, फॉर्मूला याद करने से बढ़िया आप इधर वाली को और इधर वाली को सीधा माइनस ही कर लेना, समझ रहे हो। जैसे मैंने ये आर जो है ये बहुत दूर है ए से, ये फॉर्मूले तब है, ये लिख लेना, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, ओनली देन दीज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल। जैसे मैं 2 टॉपिक बच गए इसके, शायद मैंने आपको याद हो, मैंने रोड मैप में भी 5 लिखवाए थे, खोल के देखो। मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में 5 टॉपिक लिखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ 5 होते हैं, 1 2 3 और चौथा और पांचवा। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन टॉपिक क्या है यहाँ, टॉपिक नंबर 4 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इसका नाम है टॉर्क। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की पिछले सालों में, यूनिफॉर्म वर्ड की जगह नॉन यूनिफॉर्म आया है ना, और नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि वहां पे फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो, ऐसे ऐसे सवाल को पूछता है। एक बार पेन छोड़ के ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इस पे टॉर्क लगता क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली कपल बन रहा होगा, कपल की फॉर्मेशन वहां पे हो रही है। हम कर चुके हैं कोई ऐसा टॉर्क की कोई चीज, नहीं करी, पहला ही है। देखो बेटा, टॉर्क के बारे में ना 2 3 चीजें सुनो। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है रोटेशन में। हम लोग इसको आर एफ परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दिस वन। मतलब ये बिल्कुल वो फॉर्मूले हैं जो 2 ही तरीके से। टॉर्क हमेशा 2 चीजें 2 तरीके से निकाला जाता है, एक अबाउट द पॉइंट, एक अबाउट द एक्सिस, तीसरा टॉपिक ही नहीं है।
है ना। टॉर्क अबाउट द एक्सिस, टॉर्क अबाउट द पॉइंट, यू कैन अप्लाई दिस वन और दिस वन विच यू फील कंफर्टेबल। ये क्या होते हैं ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। रोटेशन में भी पढ़ेंगे, आर एफ परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है, टॉर्क तब आता है जब कपल कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क, कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां देखिए, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या दिखाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने बना लिया, डन। तो यहां पे मैंने एक डाइपोल को ऐसे रखा, इधर एक माइनस क्यू है, एक इधर प्लस क्यू है। क्या आपको पता है ऐसे बनाना है, यस। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आपको लग रहा है यहां पे एक थीटा एंगल बन रहा है, पी में, पी वेक्टर में और ई वेक्टर में, पी वेक्टर में और ई वेक्टर में कितना एंगल है। इसका मतलब मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल पर इंक्लाइंड किया, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड किया, है ना। ओके, अब बात ये आई कि टॉर्क लग के इसको करना क्या चाहते हैं, क्यों। बेटा यहां पे ना ये जो डाइपोल है ये स्टेबल नहीं है, और याद रखना कोई भी सिस्टम पे कुछ भी लग रहा है वो क्या करने के लिए लग रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए लग रहा है। तो ये कहां आना चाहता है, ये इसकी डायरेक्शन में आना चाहता है। आप बताओ, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, अगर ये पी वेक्टर ये थीटा जीरो हो जाए, अभी हम निकालेंगे, अभी हम टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि टॉर्क अगर ऐसा हो जाएगा तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई बॉडी ऐसे पड़ी है तो ऐसे ही रहना चाहेगी वो। अगर कोई ऐसे है तो वो चाहेगी कि मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे टॉर्क लगे ही ना। तो पहले इस चैप्टर की टॉपिक की एसेंस यही है कि लग क्यों रहा है, ताकि ये डाइपोल एक स्टेबल पोजीशन में आए। एंड नाउ दिस स्टेबिलिटी मींस इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम दो तीन तरीके का होता है, बताया था, क्या, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो अभी स्टेबल और अनस्टेबल को हम देखेंगे। पहले बताओ, क्या इस क्यू पे ई की वजह से फोर्स लगेगी, कितनी, क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये लो लग गई। क्या पॉजिटिव चार्ज होगा तो उधर ही लगेगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव होगा तो इधर लग गई। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, नो। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पे फोर्स लग रही है, ये वाली इस लाइन पे फोर्स लग रही है, अगर दो फोर्स ऐसे लगती तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, तो ये कट जाती। लेकिन क्या ये अभी काटेंगे एक दूसरे को, नहीं काट रही है। तो इसका मतलब क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी, ये वाली दोनों कपल प्रोड्यूस कर रही हैं, कपल प्रोड्यूसेस व्हाट, टॉर्क। क्या है, दूरी 2a थी, दिस वन। तो अब हम इसको अलग से बनाते हैं। क्या इधर क्यू ई लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, ये कितना है 2a। क्या ये एंगल थीटा है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर गैप देखूं कौन सा है, क्या इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो ये है ना परपेंडिकुलर गैप। देखो ये दो लाइनें हैं, इन दोनों में परपेंडिकुलर गैप ये है। आपको पता है ये 2a है, तो क्या ये 2a cos थीटा है, और ये क्या है 2a sin थीटा। सो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। किसी भी एक फोर्स को उठाओ, उसको परपेंडिकुलर गैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक को उठा लिया, इसको क्यू ई, तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। आप बोले सर ये क्यू और 2a तो p होता है ना, तो ये पी ई साइन थीटा बन गया कि नहीं बन गया, सिंपल। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा बेटे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट पी ई साइन थीटा। नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। अब इसमें देखो एक बार, क्या जब जब थीटा आया तब तब केसेस बने, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90। तो यहाँ पे भी भर लो, यहाँ पे अगर थीटा 0 हो रहा है, क्या टॉर्क 0 आएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद मैंने कहा थीटा 180, थीटा 180 पे फिर 0, तो टॉर्क तो नहीं लग रहा, मतलब ये ऐसे आ गया यू, ई उधर पी इधर, तो यहाँ पे टॉर्क फिर से 0। साइन 180 0 होता है, नहीं होता, साइन 180 कोस 180 -1, सो साइन 180 पे 0, टॉर्क यहाँ पे भी 0। लेकिन क्या ये अनस्टेबल है,
ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम होगी यहां। अगर ये इसी डायरेक्शन में पड़ा है तो इसकी एनर्जी मिनिमम आती है। इस डायरेक्शन में भले टॉर्क जीरो, लेकिन इसकी एनर्जी यहां से ज्यादा होती है, इसलिए नॉन एज टर्म्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये टर्म करते हैं। यहाँ पे थीटा जब 90 आता है तो साइन 90 विल बी मैक्सिमम, साइन 91 तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, एंड टॉर्क विल बी मैक्सिमम हाउ मच? Pe, this one. So here if torque is maximum it is termed as a unstable, not sorry, stable unstable no equilibrium। यहाँ कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं, टॉर्क लग रहा है ना तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखना है नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम। लोग इसको न्यूट्रल मतलब अनस्टेबल बोल देते हैं, नहीं ये अनस्टेबल नहीं है। इक्विलिब्रियम तो है ही तब जब टॉर्क जीरो है, चाहे वो स्टेबल में या अनस्टेबल में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं इधर। करो इस कैटेगरी को। वर्क पावर एनर्जी कौन कर रहा है वीडियो से? कर रहा है कोई? अगर वर्क का फॉर्मूला रोटेशन में बनाना हो तो क्या बनेगा? रोटेशन में बनाना हो तो क्या बनेगा? इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू थीटा। हाँ आते हैं अभी। ये जो टॉपिक मैंने यहां तक कराया ना, ये हर बोर्ड वाला बच्चा, हर कोई करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिक्कत करता है ना, वो एक ही क्वेश्चन होता है। वो क्या? आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको रोटेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं ताकि टॉर्क आया। जब जब टॉर्क आता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। डू यू नो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मतलब सिंपल भाषा में क्या समझा सकते हो? ये मत बोलना एम आर स्क्वायर। देखो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये बताता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक्चुअल मीनिंग होता है। ये देखो, मैं ऐसे करके घूमू तो मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करके घूमू तो मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक्सिस कहाँ है? यहां पे। तो इसका मतलब दैट इज अ आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसकी? एम की। एम की दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वही चीज एक्सप्लेन करती है कौन सा आसान कौन सा। आप इस रोड को ऐसे घुमाओ, आप इस रोड को यूं करके घुमाओ। सी, अगर मैं इस रोड को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, ये देखो, तो मेरा एक्सिस रोटेशन इधर है पर मेरा मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इस रोड को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरी एक्सिस रोटेशन के बीच में से आ रही है और सिर्फ इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए? अब जैसे आपने जिस टर्म में बोला, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे घुमाना आसान है कि नहीं है? यस। तो ऐसे घूमना आसान है कि ऐसे घूमना आसान है? ऐसे घूमना आसान। तो देखा ना वो लड़की ऊपर से पानी में जो जंप करती है, तो अपनी बॉडी को कोई भी स्विमर ऐसे बंद कर लेता है ताकि उसका स्पिन बढ़े, जल्दी जल्दी घूमे वो, और फिर तो जैसे जैसे धीरे आती है वो अपनी बॉडी को खोलती चली जाती है। समझ गए? ऐसे ही वो स्केटिंग डांस होता है ना, स्केटिंग डांस में वो इस तरीके से नहीं घूमती, वो घूमते हुए बंद कर लेती है हाथों को। ऐसा ही होता है ना, देखा है स्केटिंग डांस, आइस आइस स्केटिंग। देखो तो ये क्या है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो टाउ है ना, टाउ, ये कितना निकला है? यहाँ पे नोट और नोट बना के लिखना, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्या मैं इसको आई अल्फा भर सकता हूं? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। क्या फोर्स का काम टॉर्क करता है? डिस्प्लेसमेंट का काम थीटा करता है? वर्क का काम वर्क ही करता है। यहां पे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और ढंग से लिखो तो ये कुछ एफ डी थीटा, मतलब एफ डी एस लिख सकता हूं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? मतलब अगर मैं डी डब्ल्यू लिखना चाहूं तो ऐसा ही लिखूंगा ना, छोटा वर्क छोटी डिस्प्लेसमेंट, छोटा वर्क टॉर्क इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। अब मुझे ये पता करना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। याद रखना, जब जब किसी पे फोर्स लगती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस पे फोर्स लग रही है, मतलब टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क से रिलेटेड कोई एनर्जी होगी, तो हम उसको किससे निकालेंगे?
वर्क डन से। जब जब पूरी फिजिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला निकाला गया, तब तब वर्क डन लगाया गया। पूरी 11th 12th डालो, एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे एनर्जी का फॉर्मूला इसके बिना निकाला हो। अब यहां हो, क्या ये टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा होता है? दिस वन। अब जब ये चीज घूम रही है तो तुम्हारे दिमाग में ओमेगा भी आया होगा, टाइम पीरियड भी आया होगा, और फ्रीक्वेंसी भी आई होगी। घूमने वाली चीज पे ठप्पा है ये चीजें दिमाग में, वो मतलब जैसे ही चीज घूमी वो ये पूछ सकता है। सिंपल, रटना तो नहीं पड़ रहा। तो ओमेगा टी और न्यू ये चाहिए मेरे को। यार ये जो आई है, ये जो अल्फा है, अल्फा का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? ओमेगा स्क्वायर थीटा। रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं। मैंने कहा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज, मतलब व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। या फिर देखो ऐसे बोलो, क्या ये डाइपोल ऐसे था, इधर ई थी, क्या थीटा 0 था? थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कहां से कहां से? स्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है ये। तो थीटा इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉपिक समझ में आया ना? क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं। टॉपिक पूरा नहीं समझ में आता इसलिए क्वेश्चन नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। ये देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? क्या साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेट टू थीटा? सिंपल। हाँ, तो इसको भरो, क्या ये पीई थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा? थीटा थीटा गयो, ओमेगा स्क्वायर आयो। ओमेगा मतलब ओमेगा सब कुछ आ गया। क्या ओमेगा यहां से कितना आएगा? क्या आई रह गया, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां से ओमेगा स्क्वायर इज पीई बाय आई? अब देखो, तुम्हारे को यहां पे क्या करेगा? रोड, रोड देगा, रोड। रोड में कहेगा एक्सेस ऑफ रोटेशन ml स्क्वायर बाय 12। अगर फॉर्मूले में आई आ रहा है तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और किसका याद होना चाहिए? ऑब्वियसली रोड का, क्योंकि डाइपोल तो ऐसा ही बनेगा जब भी बनेगा। अब वो डाइपोल एक रोड से बना दे, एक तार से बना दे, कैसे कैसे भी बना दे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। जिसको ये आई याद नहीं होगा उसका ओमेगा याद निकलेगा ही नहीं। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रोड ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, जनरल फॉर्मूला बता देता हूं यहां पे। देखो, तो ये क्या आ गया? ओमेगा इक्वल्स टू रूट पीई बाय आई। सो दैट्स द ओमेगा। यू कैन पुट इट एज 2 pi nu if you want nu. You can put it as 2 pi by t if you want t. You need not to retain these formulae कि भाई t का क्या आएगा, इसका क्या आएगा, बट निकालना चाहो निकाल सकते हो। समझ गए? जैसे यहाँ पे 2 pi by t भरो, तो क्या बनेगा? 2 pi रूट आई बाय पीई, क्या आ गया? ये t आ गया। सही है ना? ये ऐसे करना है। तो सिर्फ ये नोट बना के इसलिए लिखवाया है, ये एक स्टेप पूछता है और बच्चा यहाँ आगे फंसता है। तो आपको सारी की सारी रिप्लेसमेंट्स करनी आ गई कि नहीं आ गई? कि भाई पी साइन थीटा को थीटा भरना है, आई अल्फा के बराबर करना है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है। क्यों? टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा क्यों लिखा? दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, रोटेशन में वही काम आई करता है, ए का काम अल्फा करता है। बन गया फॉर्मूला। समझ गए? दीज कोरिलेशंस विल लीड यू टू द सक्सेस। अगर नहीं कर रहे हो तो रट्टे मारोगे। In rotating the work done in rotating the in uniform electric field. सिंपल। अगर सोचो, वर्क डन कब करना पड़ता है? क्या मैंने लिखवाया था? वर्क डन इज ऑलवेज डन इन अगेंस्ट ऑफ एनी फोर्स, है ना? आप यहां से उठा के उसको यहां ले जा रहे हो, दिक्कत तो तब भी हुई। अब कह रहे हो नहीं मैं तो और ले जाऊंगा, तो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल से दूर जाना ही नहीं चाहता, आप स्टेबल से उसको दूर ले जा रहे हो। तो हमने क्या किया? हमने वर्क डन निकाला। हम बोले कि थीटा पे तो वो है,
हमें डी थीटा ले जाना है, मतलब थीटा पे वो ऑलरेडी है, हम बोले नहीं मैं तो इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराऊंगा बाय डी थीटा, मतलब मैं चाहता हूं कि वो थीटा प्लस डी थीटा डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा। मतलब 30 डिग्री पे पड़ा है, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो इसको 35 पे ले जाऊंगा, तो उस 5 डिग्री डिस्प्लेस करने के लिए हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा। कौन कराएगा? कितना? डी थीटा। आपको डी डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या होता है ये? पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, क्या ये थीटा 1 से लेके थीटा 2 जा रही है? हम मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में वो यहां है, मुझे यहां से यहां ले जाना है, यही था वर्क डन इन रोटेटिंग। मैं रोटेट कर रहा हूं फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। क्या आता था ये? क्या वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, दिस वन। कैसे आया? साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया। अब इसको ना लोग ऐसे भी याद रखते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस बना लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि थीटा 1 अगर 0 हो, मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप उसको वहां से 0 से उठाना शुरू कर रहे हो और किसी थीटा पे ले जा रहे हो। पुट करो, पुट, देखो क्या आ रहा है। थीटा 1 कहता है 90 है, मतलब वो बहुत अनस्टेबल है अभी फिलहाल, टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है उस पर, और आप उसको थीटा 2 से फिर किसी थीटा पे ले जा रहे हो, एंड दिस थीटा कैन बी एनी, 0, 180, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा 2 को मैंने कोई भी जनरल थीटा ले लिया, मतलब इनिशियली पहले कहाँ है? 0 पे, एक बार इनिशियली कहाँ है? 90 पे। आप एक बार 0 से स्टार्ट करो, फॉर्मूला देखो, क्या W इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा 1 कोस 0 1, तो कोस थीटा -1, कैन आई राइट इट एज PE1 माइनस कोस थीटा? आपने ये फॉर्मूला बहुत बार बार देखा होगा अगर पहले। ये PE1 माइनस कोस थीटा तब होता है जब मैं स्टेबल से शुरू करता हूं और थीटा पे रोटेट करके ले जाता हूं, अलग से लिखा मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड टेकिंग इट टू 60 डिग्री, दैट थीटा इज 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, थीटा 1 90, थीटा 2 थीटा, देन हाँ जी, कितना आया? थीटा 1 90, तो ये कितना आ गया? माइनस पीई कॉस थीटा, नहीं आ गया? तो दिस इज W इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। क्या दिस वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी? होता है कि नहीं होता है? पोटेंशियल एनर्जी। W कंजर्वेटिव किसके बराबर होता है? WC इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। तो दिस वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है साइन बदल के। सो पी कॉस थीटा, है ना? कर लोगे? उतारो जल्दी फटाफट, क्वेश्चन लिखो। ये वाली पीई कॉस, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा। ध्यान से देखना एक बार, क्या दिस कैन बी रिटन एज यू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पी कॉस थीटा, द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो कैन आई राइट इट एज पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर? यस। अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी इससे, लिख लो, बताओ बेटा। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर देखा है? कहां से आता है? माइनस डी यू बाय डी आर, वर्क पावर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट फोर्स होता है, F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो हम एक बार काम करते हैं, यहाँ पे नोट बनाना इसको, और यहाँ देखो F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर। अभी तक जो कराया ना, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ आके फंसता है बच्चा। यस, क्यों? देखो सारे फॉर्मूले याद हैं, आखिर में वो एक ऐसा स्टेटमेंट वाला सवाल पूछेगा, विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग, उसमें सारा कॉन्सेप्ट उठ जाता है। यहाँ देखो फाइव इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, कैन आई पुट दिस यू एज अ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर? पीई लिख देता हूं, तो एफ इक्वल्स टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में लू, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या मैं पी को बाहर ले लू? सपोज डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, क्यू इंटू 2 है। अब बचा कौन? डीई बाय डी आर। एक्चुअल में आपके पास ये बचता है, अगर मैं कहूं कि ई कांस्टेंट है, ई
तो ऑब्वियसली एफ जीरो आएगा। एफ क्या आएगा? जीरो आएगा। तो नेट फोर्स कितनी आ गई? जीरो। कहता है ई वेरिएबल है, मतलब हमने नॉन यूनिफॉर्म ले ली, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। देखो ध्यान से, क्या मैंने जो टॉपिक कराया अभी, क्या वो यूनिफॉर्म फील्ड थी? उसमें एफ कितना आ रहा है? टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? देखो टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा है। ई का कांस्टेंट होना ये बिल्कुल नहीं दिखाता है कि पी में और ई में कितना एंगल है। तो दिस मे और मे नॉट बी जीरो। मे और मे नॉट बी जीरो। बैठा दिमाग में? तो यहां पे अगर यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फोर्स इज जीरो एंड टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। अब यहां ई इज वेरिएबल, तो यहां पे फोर्स जीरो आ जाएगी, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। यहां पे ई वेरिएबल है ना, ये डी बाई डी आर है, तो ये क्या आएगा? फोर जीरो आएगा इधर। टॉर्क का क्या फॉर्मूला बनेगा? पीई साइन थीटा। तो मे और मे नॉट भी जीरो, ये तो सेम है। मे और मे नॉट, इसके लिए तो वही लगना है, लेकिन यहां पे जीरो। अगर ई वेरिएबल है तो फोर जीरो आ सकता है, मे भी जीरो है ना। नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में जैसे ये पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आप कर रहे हो, ये जो ई है यूनिफॉर्म ना हो कब जीरो आएगा ये? बोलो भाई। नॉन यूनिफॉर्म में ये वाली चीज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा के हिसाब से देखो, वो जो थीटा है इट कैन बी एनी, तो वो फोर्स जीरो आ भी सकती है। तो फोर्स में बी जीरो, एफ में बी जीरो, मे बी जीरो, पर 99% केसेस में फोर जीरो आएगी नहीं। क्यों? ये लो, इधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे रखा है, इस पे मान लो फोर्स इधर लग रही है, इस पे फोर्स मान लो इधर लग रही है, कैसे जीरो आएगी? एफ जीरो है ना। बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है, इसलिए रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से वेक्टर का नेट जीरो आ सकता है। तो यहां पे लिखना एफ में बी जीरो, एफ में बी जीरो, एफ विल नॉट बी जीरो, ऐसा नहीं बोलना है। तो जीरो हो सकता है क्योंकि वेक्टर है। समझ गए? दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी फिनिश। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं इसको। ले लो आप माइनस। फोर्स का नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ उसकी नेचर बताता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। याद रखना, जब भी फोर्स नेगेटिव होगी इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव नेचर, ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। रिपल्सिव में पॉजिटिव आती है, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट वन P1 P2 ऐसे रखे हैं, पहला अरेंजमेंट ऐसा है। सेकेंड अरेंजमेंट जिसने दिया है 90 डिग्री पे, एक P1 इधर है और ये P2 इधर है, दिस वन। थर्ड, थर्ड पैरेलल है ऐसे, ये P1 वेक्टर है, ये P2 वेक्टर है। मतलब मैं इनके बीच में क्या देखना चाहता हूं? फोर्स। करें? आंसर बताओ कैसे करेगा? सोच ले। बट आप इनके तीन फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख सकते हो। कल इसका इसका डेरिवेशन बता दोगे मुझे कोई, कैसे आया? सोच के आना। देखो, अगर सिंपली रखें 6k p1 p2 बाय r की पावर 4, r इज दूरी फ्रॉम देयर सेंटर्स, डू रिमेंबर दिस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आप एक बार इसकी फील्ड में इसको रखो और इसकी फील्ड में इसको रखो, फॉर्मूला वही लगना है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई वाला। एक बार एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक बार दूसरे की निकालो।
समझ रहे हो? एक की फील्ड में दूसरे का डाइपोल रख दिया, अगर मैं इसको इसकी फील्ड में रखूंगा तो फोर्स लगेगी इस पे। उल्टा कर लो, सेम ऐसे ही, डिपेंडिंग अपॉन, ये देख, ये वाला पॉइंट। अब इसके लिए देखूंगा तो इसका इक्विटोरियल बनेगा, जो ये बोल रहा है ना? तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू ई। डायरेक्ट क्या है, 6 K P1 P2, यहाँ पे आता है 3 K P1, जो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे थे, वो R⁴ होता है। ठीक है, तो 3 K P1 P2 बाय R⁴, 3 K P1 P2 बाय R⁴। दीज टू केसेस आर सेम, दिस वन एंड दिस। क्लियर? कर लेगा बेटे? मैं बोल रहा हूँ, देखो, मुझे बता, अगर ये वाली वायर और ये वाली वायर है 1%, इस वायर की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पे कोई चार्ज है क्या? इसका चार्ज मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसकी में, तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी? F इक्वल्स टू क्या हुई? क्या ये डाइपोल इसकी फील्ड में रखा है? रखा है। क्या इसका सेंटर इज लाइक द एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस? तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और इसके चार्ज को, मतलब टोटल चार्ज कितना होता है इसका, मतलब क्यू लेके चलते हैं, नेट चार्ज, एक चीज लिखना डाइपोल में, डाइपोल का चार्ज क्यू होता है, नेट चार्ज 0 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या करूंगा मैं, F इक्वल्स टू क्यू, इसका क्यू और इंटू ई। डेरिवेशन हम हमेशा इसको जनरल फॉर्मूले से करते हैं, थीटा से। हम थीटा क्या भर देंगे, पी में, इन दोनों में एंगल P1 और P2 में कितना आ रहा है, 180, यहाँ पे कितना आ रहा है 0, यहाँ कितना आ रहा है 90। समझ गया? बल्कि नहीं बनाना चाह रहा है, इसलिए सिंपल लिखवाया है। कर लोगे? और तुम्हारे काम का, जैसे ये बता रही है, यही क्वेश्चन देखने को मिलता है इनवर्सली इनवर्सली इनवर्सली। द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मीन्स फोर्स। सही है? क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले जैसे एक रोड ले लो, ये -Q, ये +Q, लेंथ L है, इसको ऐसा बना दिया, -Q +Q दिस वन, ठीक। R, डाइपोल निकालो इसका, इसको ऐसा बना दिया, इसको एक बार ऐसा बनाया, इसको एक बार ऐसा बना दिया, मतलब ऐसे मोड़ दिया कि 60 डिग्री का एंगल बने। डाइपोल मोमेंट बताओ, चलो जल्दी करो। डिग्री दे रहे हैं यहाँ पे भी, देखो इसका ऐसा देने का मतलब एक ही है कि ये वाली जो दूरी है ये आ रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी। समझ गए? तो ये आर लेनी है। बताओ जल्दी, यहाँ पे आर कितना आएगा? बोलो, ये आधी मोड़ दी ना, तो दिस इज पाई आर, नॉट 2 पाई आर। पाई आर कितनी है? एल, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? L/पाई, दिस वन। पर क्या दोनों चार्ज के बीच में गैप कितना है? 2R। क्या है ये? 2R। अगर मेरे को P निकालना हो तो Q इंटू 2R करूंगा, और Q इंटू 2R की वैल्यू है L/पाई, सो दैट इज योर आंसर। डन। बात आई यहाँ की, क्या इसके लिए ये L है? थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर कितनी थी? L, ये कितनी थी? R। व्हाट इज थीटा हियर? पाई/3, पाई/3 इक्वल्स टू L/R। तो व्हाट इज R हियर? 3L/पाई आ गया। डन। अगर मेरे को P लिखना हो तो Q इंटू R ही लिखूंगा ना, क्योंकि ये वाला गैप लेना। तो Q इंटू R कितना आ गया यहाँ से, पता है कैसे आया? थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है, ये थीटा, ये आर्क ये रही, रेडियस ये रही। तो लेंथ कितनी थी आर्क की? L, यहाँ पे कितनी है? थीटा कितना है? 60, 60 मतलब पाई/3। रेडियस Q इंटू R, R की वैल्यू 3L/पाई। समझ गए? बेटा क्रैश कोर्स में टीचर का काम है तुम लोगों को अटपटे सवाल दिखाना, बस। समझ गए? सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल भी होते हैं, जैसे दिखाओ, ये क्यू, ये -3Q,
ये Q एंड एक Q इधर है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। बता भैया अनुज, सबसे पहले उत्तर आना चाहिए। ठीक है ना, आज वाली या तो शाम को ही मिल जाएगी जो आपकी डीपीपी है इनकी, या फिर कल ले लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उससे क्वेश्चन कराना। हार्ड कॉपी कल मिल जाएगी। जल्दी कर दो, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या इस -3Q में से -Q इसको दोगे, -Q इसको दोगे, -Q इसको दोगे, क्या एक पी वेक्टर इधर है, एक पी वेक्टर इधर है, एक पी वेक्टर इधर, इन दोनों का पी का आंसर इधर पी आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आंसर 2p नहीं आएगा? सिंपल। लेंथ एल ले लो, नहीं आया। पी और पी का आंसर पी, क्या उधर एक पी और था? नहीं आया। 120 पे पीपी, तो पी एक और पी था उधर, तो 2p, 2p की वैल्यू क्यू इंटू एल, तो 2 इंटू क्यू इंटू एल इज योर आंसर। आई एम वाइंडिंग अप हियर। कल इसको रिवाइज करके आना, कल इसके क्वेश्चन